नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी के अभी हाल ही में कुछ एग्ज़ाम्स हुए थे, उनमें से आपकी एक परीक्षा हुई थी, होम्योपैथिक फ़ार्मासिस्ट की, ठीक? और इस परीक्षा में जो यूपी जीके और इसके अलावा कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें कंप्यूटर के क्वेश्चन्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे और आज हम लोग इसमें जो यूपी जीके के क्वेश्चन्स पूछे गए थे, नए ट्रेंड के हिसाब से, उनको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले। 81 क्वेश्चन देखो, यहाँ से यूपी जीके की शुरुआत हुई है। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर से थे। यूपी जीके का क्वेश्चन है तो यूपी जीके से ही संबंधित होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन से होगा। अब इसमें कौन है वो व्यक्ति जो बिजनौर से संबंधित थे और जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था? इनका नाम है बख्त खान। लाला लाजपत राय भी नहीं है, अम्बेडकर साहब भी नहीं है, अशफाक भी नहीं है। ये हैं बख्त खान। देखो, यहाँ से आपको मैं 2-3 बातें बता दूँ और इनके बारे में आपसे पूछा जाता है। जैसे मैंने लिखा बख्त खान, कहाँ से हैं? बिजनौर से। कुछ ऐसी ही और शख्सियत हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। जैसे आपसे पूछे कि ये जो मंगल पांडे हैं, ये बलिया से हैं, ठीक है? इनका एक गाँव है नगवां, वहाँ से संबंधित हैं। अगर हम आपसे पूछे खान बहादुर खान, इनका संबंध कहाँ से है? बरेली से है। लियाकत अली लियाकत अली, मुझे बताओ कहाँ से संबंधित हैं? ये हैं इलाहाबाद से। ठीक, डायरेक्ट ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। और अगर आपसे पूछे कि अजीमुल्लाह, इनका संबंध कहाँ से रहा है? शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर से। और मुझे बताओ आसफ अली का संबंध रहा है बिजनौर से। ध्यान दो, आसफ अली और एक अभी मैंने नाम लिया था बख्त खान, इन दोनों का संबंध रहा है बिजनौर से, याद रखिएगा। इसके अलावा हम अगर चित्तू पांडे की बात करें आपसे, तो इनका संबंध रहा है बलिया से। ठीक, दोनों के ये जितने भी नाम हैं, उन दोनों के तो नाम आपको याद ही रखने हैं, ये बिजनौर से हैं। और बाकी जितने भी मैंने यहाँ पर कैंडिडेट्स लिखे हैं, उन सब के नाम याद रखो, पूछे गए हैं किसी न किसी परीक्षाओं में ज़रूर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 82, 82। इसमें एक पुस्तक लिखी है और ये है फतवा ए जहांगीरी। कह रहे हैं कि ये कहाँ से हैं? ये जो लेखक हैं, इनके लेखक कौन है और ये लेखक कहाँ से हैं? ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हैं जियाउद्दीन बर्नी। ध्यान दो, यहाँ पर आओ ज़रा। मैं जियाउद्दीन जियाउद्दीन बर्नी, इनको ले लेता हूँ। ये जो जियाउद्दीन बर्नी हैं, कहते हैं कि इन्होंने इनकी 2 पुस्तकें हैं, और दोनों पुस्तकें पूछी जाती हैं। एक तो है तारीख ए फ़िरोज़ शाही, और इनकी एक पुस्तक और है, इसका नाम है फ़तवा ए जहांगीरी, ठीक है? इनका जो जन्म हुआ था, याद रखो अपने उत्तर प्रदेश में बरन में हुआ था। ये जो बरन क्षेत्र है, ये बुलंदशहर में है। बुलंदशहर के बरन क्षेत्र में, ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 82, 82 का सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 83, 83। 83 में कह रहा है कि यूपीएसआरएलएम ने रिस्क रिड्रेशल फंड के तहत एससी एसटी के आरक्षित सदस्यों के लिए कितना प्रावधान किया है? इसका मतलब है यूपीएसआरएलएम, उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन ने रिस्क रिड्रेशल फंड के तहत एससी एसटी के आरक्षित सदस्यों के लिए कितना किया है फंड प्रावधान? ये किया है 2250 रुपए। 2250, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 84। 84 में कह रहा है कि संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, इसकी राजधानी को इलाहाबाद से स्थानांतरित किया गया था, वो भी कहाँ? ये जो राजधानियां हैं ये पूछी जाती हैं आपसे। यहाँ पर आओ, प्रदेश की राजधानी देखो, प्रदेश की राजधानी, कौन सी राजधानी कब स्थानांतरित हुई है, कहाँ स्थानांतरित हुई है? अगर हम आपसे पूछें, 1836 1836 से उत्तर प्रदेश की राजधानी रही है आगरा, और फिर इसके बाद 1858 में परिवर्तित हुई और 1858 से ये प्रयागराज रही। इसके अलावा 1921 से ये राजधानी रही है लखनऊ, ठीक है? यानी प्रयागराज से कहाँ परिवर्तित हो गई? लखनऊ। और ये लखनऊ राजधानी रही थी आंशिक रूप से।
और इसे पूर्ण रूप से राजधानी बनाया गया था 1936 1935 में। 1935 1935 में। 1935 से राजधानी लखनऊ ही रही है, लेकिन ये अब पूर्ण रूप से राजधानी लखनऊ बना दी गई थी। वापस आ जाओ। तो कह रहा है कि इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित करी गई थी? आप बताओगे इलाहाबाद से करी गई थी लखनऊ स्थानांतरित। ठीक है। कुछ सवाल काफ़ी ठीक थे, ईज़ी थे, लेकिन कुछ सवालों में काफ़ी उलझावपन था, जैसे स्टेटमेंट्स बना देना, है ना? इस तरह के सवाल तो काफ़ी ईज़ी थे। सहरिया ये कहाँ की है? क्या ये ललितपुर की है? और इसके अलावा बैगा सोनभद्र की है, खरवार ये गोरखपुर की नहीं है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की है। आप बलिया, देवरिया, वाराणसी इन जगहों पर जाओगे, तो आपको ये जनजाति मिलती है, बाकी सारे के सारे सही हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ जनजातियां हैं, जैसे मैं उनको लिखे देता हूँ। अगर हम खरवार की ही बात कर लें, खरवार जो आपसे पूछा गया था एग्जाम में, तो आप जब पूर्वी उत्तर प्रदेश जाते हो, जैसे आप देवरिया चले जाओ, बलिया की तरफ जाओगे, गाजीपुर की तरफ जाओगे, या फिर वाराणसी और साथ साथ सोनभद्र, जब आप इन क्षेत्रों में जाओगे तो आपको ये जनजाति मिलेगी। ठीक। इसके अलावा एक जनजाति और है, पहाड़िया। ये जनजाति पाई जाती है सोनभद्र में। साथ ही साथ अगर हम पंखा या पनिका की बात करें, ये तो सारे रट लिए होंगे ना, ये टेबल पूरी की पूरी रटी होनी चाहिए आपको। मैच दी फॉलोइंग्स में भी पूछे जाते हैं। तो ये सोनभद्र में। इसके अलावा मिर्जापुर में, सोनभद्र और मिर्जापुर जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। अगरिया, ये कहाँ पर है? अगरिया पाई जाती है, ये भी सोनभद्र में, ये जनजाति। इसके अलावा अगर हम पतरी की बात करें, पतरी जनजाति, ये भी सोनभद्र में पाई जाती है। हम बात करें भुइया, भुनिया का नाम सुना होगा, तो ये भी सोनभद्र में ही पाई जाती है। ठीक है। तो ये कुछ जनजातियां हैं जो आप याद रखो। चलिए, इसको आगे शुरू करने से पहले मैं आपको दो तीन जानकारियां दे देता हूँ। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए कुछ परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, जैसे वीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी में आपको पता होगा मॉक टेस्ट। इसके अलावा ये जो पंचायत अधिकारी के 65 अंक हैं, 65 अंक का मतलब है 45 अंक पंचायती राज के, 20 अंक योजनाओं के, और इसके अलावा 35 अंक का जो आपका यूपीजी के है, और इसके अलावा कंप्यूटर। इनके सारे बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। इसके अलावा किसी भी परीक्षा के लिए यूपीजी के और कंप्यूटर के कॉम्बो बैच को ज्वाइन करना हो, तभी आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो और यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस कंटिन्यू है आपकी यूपीजी के और कंप्यूटर की। ठीक है। तो ये जो भी आपको कोर्स में एनरोल करना हो, उसके लिए कूपन कोड आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके पूछ सकते हो, और इसके बाद आप इनसे एनरोल कर सकते हो। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, इसका सही उत्तर हो जाएगा खरवार। ये गोरखपुर से नहीं है। नेक्स्ट देखो, 86 86। 86 में क्या कह रहा है? 86 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही जोड़ी पहचानिए। ये पुस्तकें दी हैं इधर, और इधर जस्ट वेट, इधर दिए हैं नाम रचनाकारों के, और इधर दी हैं उनकी कृतियाँ, उनकी पुस्तकें। जैसे निराला की अनामिका है। ठीक है। ब्रजमोहन शर्मा की कृति है आदमी। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मधुशाला कहाँ है? ये तो हरिवंश राय जी की है। झूठा सच इनकी नहीं है। अब यहाँ पर ये जो लिखे हैं ना आदमी, जैसे मैं यहाँ पर आपसे दो तीन बातें डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मैंने कहा कि एक कृति है, और ये कृति काफी पूछी जाती है। मैंने लिखा सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ा आदमी। ठीक है। ये कृति किसकी है? आप बताओगे। ये कृति है भगवती चरण वर्मा की। सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा एक पुस्तक। के बाद आप एक उपन्यास को याद रखो। ये उपन्यास है, इसका नाम है झूठा सच। झूठा सच। ये उपन्यास है यशपाल का। याद रखिए, पूछा जाता है। इसके अलावा मधुशाला सबको पता होगा। मधुशाला ये किसकी है? ये है हरिवंश राय जी की, हरिवंश राय बच्चन की। ठीक। इसके अलावा अनामिका, अनामिका ये तो निराला साहब की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। तो यहाँ से आपका निराला की अनामिका सही हो जाएगा, बाकी सारे के सारे गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर आओ, क्वेश्चन नंबर 87 में। 87 में क्या कह रहा है? ये भी क्वेश्चन करने लायक था। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है, महिलाओं का उसमें प्रतिशत कितना है? तो यहाँ से तीन चार बातें याद रखो। आपसे पूछा जा सकता है कि मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या जनगणना हुई थी 2011 में, उसमें कुल महिला प्रतिशत कितना था? आप बताओगे 47.71%। अगर आपसे पुरुष पूछ ले,
तो आप बताओगे पुरुष 4 नहीं होगा, पुरुष होगा 52, 52.29% ये पुरुष है। अगर हम आपसे यहीं पर उत्तर प्रदेश में टोटल ग्रामीण जनसंख्या का रेशियो पूछें, रेशियो का मतलब परसेंटेज पूछें, तो 77.73% ग्रामीण जनसंख्या है। अगर हम आपसे नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पूछें, तो आप बताओगे 22.27% नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। ठीक है, वापस आ जाओ, आपसे महिलाओं के लिए पूछा गया था, आप बताओगे 47.71%। अब नेक्स्ट आगे बढ़ो जरा। कह रहा है, एक सवाल ये दिया गया है निगम से संबंधित, यूपीएसडब्ल्यूसी की शासकीय संरचना क्या है? शासकीय संरचना निजी निकाय के रूप में है, या फिर केंद्र और राज्य के संयुक्त रूप से प्रतिबंधित है, और पूरी तरह से कृषि मंत्रालय के द्वारा प्रबंधित है, या फिर आईएफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत प्रबंधित है? सबसे पहले तो आपको ये पता हो यूपीएसडब्ल्यूसी ये है क्या? ध्यान दो, यहाँ पर हम यूपीएसडब्ल्यूसी इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यूपीएसडब्ल्यूसी। अब आपसे इस तरह के संस्थान पूछे जा सकते हैं अगर आप मंडी सचिव की तैयारी कर रहे हो। मंडी सचिव वाले सतर्क रहें, इस तरह के संस्थान आपसे पूछे जा सकते हैं, ये कृषि से संबंधित संस्थान है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर आओ, यूपीएसडब्ल्यूसी इसका पूरा नाम पहले मुझे बताओ। इसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश यूपी हो गया। एसडब्ल्यूसी, एस का मतलब क्या हो जाएगा? एस का मतलब हो जाएगा स्टेट। डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या होगा? वेयर हाउस, वेयर हाउस। और ये सी का मतलब हो जाएगा कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन। ध्यान दो, मैंने कहा यूपीएसडब्ल्यूसी, उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन। हिंदी में बोले तो क्या बोलोगे आप? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण, उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम, ये कहोगे आप। सवाल ये है कि ये जो निगम है उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण यानी वेयर हाउस कॉरपोरेशन, इसमें कौन कौन से लोग शेयर धारक हैं इस निगम में? आप बताओगे इसमें जो शेयर धारक हैं, गौर करो, इसमें जो शेयर धारक हैं वो दो लोग हैं। एक तो अपना उत्तर प्रदेश हो गया यानी कि राज्य सरकार हो गया, और दूसरा जो शेयर धारक है इसका वो है भंडारण केंद्रीय भंडारण निगम। ठीक है, ये इसका शेयर धारक है। सवाल ये बनता है कि अगर हम निगम अधिनियम की बात करें, और हम आपसे पूछें कि उत्तर प्रदेश में भंडारण निगम अधिनियम ये कब आया था? भंडारण निगम अधिनियम यानी एक्ट, ये आया था 1962, 1962 में। याद रखो, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, खासतौर से अगर आप मंडी सचिव की तैयारी में हैं। 1962 में। ठीक है, वापस आ जाओ। अब इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा, मुझे ये बताओ। यूपीएसडब्ल्यूसी इसकी शासकीय संरचना क्या है? तो केंद्र और राज्यों का संयुक्त उपक्रम है ना? मैंने अभी बताया था, राज्य सरकार और केंद्रीय भंडारण निगम। यहाँ पर आओ जरा, राज्य सरकार है और केंद्रीय भंडारण निगम इसके शेयर धारक हैं, यानी कि केंद्र और राज्य का संयुक्त उपक्रम है ये। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 89, इसमें 89 में कह रहा है कि बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी टप्पा गायिका ये कौन सी थी? ठुमरी टप्पा गायिका रसूलन तो थी नहीं, एक मिनट, रसूलन ही थी, अन्नपूर्णा नहीं थी, ठाकुर प्रसाद ये नहीं है, राशिद खान भी नहीं है। हाँ, रसूलन ही होगा सही। ठीक है, 89 का ए पार्ट। अब यहाँ पर आओ, पहले मैं आपको बनारस घराना लिए चलता हूँ। ध्यान दो, बनारस घराना। ठीक है, और जैसे ही आप बनारस घराना गए तो मुझे ये बताओ इस घराने को संरक्षण कौन दे रहा था? इस घराने को संरक्षण दे रहे थे काशी के जो राजा हुए थे। काशी के राजाओं के संरक्षण में ये जो पूरा का पूरा घराना था ये विकसित हुआ था। ठीक है, अगर यहाँ से दो सवाल, हालांकि बहुत सारे सवाल यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन महिलाओं के संबंध में आप दो याद रखना। सबसे पहला मुझे बताओ, बनारस घराने से ठुमरी गायिका कौन है? और दूसरा सवाल, बनारस घराने से ठुमरी टप्पा गायिका ये कौन है? दोनों सवाल मुझे बताओ। अगर आपसे ठुमरी गायिका की बात करें तो आप दो नाम याद रख लो, एक का नाम है गिरिजा, गिरिजा देवी, और दूसरे का नाम है सिद्धेश्वरी, सिद्धेश्वरी देवी। और वहीं अगर आपसे ठुमरी टप्पा गायिका की बात करें, इनके बारे में पूछे, तो आप बताओगे बड़ी मैना, आप बताओगे छोटी मैना, छोटी मैना, और आप बताओगे
रसूलन, रसूलन बाई। ठुमरी टप्पा गायिका में ये 3 नाम याद रखना। बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी टप्पा गायिका कौन है? आप बताओगे रसूलन बाई। नेक्स्ट आगे बढ़ो जरा। क्वेश्चन आ गया 90। सवाल में दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल युवा महाकुंभ इसका उद्घाटन किस शहर में किया है? देखो करंट से भी बहुत सारे सवाल अब पूछे जा रहे हैं। तो आप अभी तक जो परीक्षाएं होती थी, जो पुरानी एजेंसी करवाती थी, उसमें करंट का इतना रोल नहीं था। लेकिन जैसे ही नई एजेंसी का चयन हुआ है, एक तो ऑप्शन बढ़ाए हैं और दूसरा उसने करंट और क्वेश्चन का जो स्टेटस है, उसको भी उसने मेंटेन किया है। कहीं ना कहीं आप अब करंट को छोड़ नहीं सकते हो, है ना? करंट को लेकर चलना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल युवा महाकुंभ इसका उद्घाटन किस शहर में किया है? वाराणसी में है कि लखनऊ में है, प्रयागराज में है कि आगरा में है? इसका उद्घाटन किया है लखनऊ में। देखो यहाँ पर आओ। अगर हम बात करें आपसे कि मुझे बताओ, अटल युवा महाकुंभ इसका जो आयोजन किया गया है, ये किया गया है लखनऊ में, ठीक है? और एक तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि स्थान बताओ इसका, और दूसरा ये पूछा जा सकता है कि इसको अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जन्म शताब्दी के अवसर पर इसको इनॉग्रेट किया गया है? तो आप बताओगे इसे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं 100वीं जन्म शताब्दी, या 100वीं मत लिखो, 100वीं भी लिख रहे हो और शताब्दी भी लिख रहे हो, ये गलत हो जाएगा फिर, है ना? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी के अवसर पर इस प्रकार वाक्य लिख लो। जन्म शताब्दी के अवसर पर इस पूरे के पूरे महाकुंभ को इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर ये? लखनऊ में। तो यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है। नेक्स्ट देखो 91, 91 क्या कह रहा है? शामली की सीमाएं निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ती हैं? ये मैप से सवाल है। और इस तरह के सवाल आप देख पा रहे होंगे, लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट दे देता है, उनको दक्षिण से उत्तर सजाता है, या फिर पूर्व से पश्चिम सजवा देगा आपसे, या फिर कुछ इस तरह से सवाल दे देता है। सवाल बहुत सिंपल है, अगर आपने ऐसे प्रश्नों को डील करने के लिए मैप को बहुत गहनता से पढ़ा है तो। ठीक है। तो दिल्ली, जस्ट फिर शामली की सीमाएं किस राज्य से मिलती हैं? दिल्ली से तो नहीं मिलती हैं। बिहार तो यहाँ है पूर्व में, शामली यहाँ है पश्चिम में। ठीक। उत्तराखंड से भी नहीं, उत्तराखंड भी यहाँ पर है। और हरियाणा, हरियाणा से हो जाएगा, यही सही है। अच्छा यहाँ पर आओ जरा, मुझे हरियाणा ले चलो और मुझे बताओ कि उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से जिले हैं जो हरियाणा को स्पर्श करते हैं? आप उत्तर प्रदेश में आओ, और उत्तर प्रदेश में ये वाले जो इस बॉर्डर में जिले हैं, मैंने मैप में बताया आपको, यहाँ वाले जितने भी जिले हैं उन सबको यहाँ पर लिख दो, जो हरियाणा को स्पर्श करते हैं। कौन-कौन से हैं? सहारनपुर, और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ उतरो, हरियाणा का बॉर्डर पकड़ के, तो आपको मिलेगा शामली, आपको मिलेगा बागपत, आपको मिलेगा गौतम बुद्ध नगर, आपको मिलेगा अलीगढ़, आपको मिलेगा मथुरा। ठीक है? तो कुछ ये जिले हैं जो हरियाणा को स्पर्श करते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि हरियाणा के ठीक वाइस वर्सा उधर की तरफ उत्तराखंड है, तो मुझे बताओ उत्तराखंड को स्पर्श करने वाले उत्तर प्रदेश के जिले, तो आप बताओगे वही सहारनपुर, ऊपर से उठा लो और इस बार क्लॉकवाइज नीचे की तरफ चलो। सहारनपुर हो गया, इसके अलावा मुजफ्फरनगर हो गया। ठीक है? और आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा बिजनौर। आप मैप रिवाइज करो थोड़ा सा, बार-बार मैप को भरना है। बिजनौर, और फिर नीचे की तरफ आओगे तो आपको कौन मिलेगा? मुरादाबाद, मुरादाबाद। और आगे आओगे तो आपको मिलेगा रामपुर, फिर और आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा बरेली, और आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा पीलीभीत। ठीक है? तो कुछ ये जिले हैं जो उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं। ऐसे करके आप रोज-रोज इनको लिखो। यकीन जानिए रोज अगर आप मैप भर लिए लगभग 15 से 20 दिन तक, तो फिर आपको सारे के सारे रट जाएँगे। और मैंने आप मैप की ही लगभग 10 क्लासेस ली हैं आपको, है ना? जो आप थ्योरी क्लासेस पढ़ रहे हो, उसमें लगभग-लगभग आपके लिए 10 क्लासेस मैप की करवाई गई हैं। खैर, क्वेश्चन नंबर 92 में आओ। कह रहा है कि कौन-सा जोड़ा गलत है? मोरपुर बाँध ये सोनभद्र में है क्या? हाँ, ठीक है। लहचूरा बाँध, वामनी बाँध, पीली बाँध, बाँध भी बड़े जबरदस्त दिए आयोग ने। लहचूरा बाँध, ये झांसी में है।
वामनी, ये ललितपुर में है। पीली बांध, हाँ ये भी बिजनौर में है, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि गलत जोड़ा इसमें कोई नहीं है। नेक्स्ट देखो, उम्म, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या पूछ रहा है ना? राज्यसभा में तो 31 है और लोकसभा में 80 है। यही तो है फिगर। लोकसभा में 80 है और राज्यसभा में 31 है। हाँ, ये सही है, ठीक है। इसमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा फिर, ई पार्ट सही होगा। अच्छा मुझे बताओ, लोकसभा में 80 सीटें हैं, तो टोटल आरक्षण कितना है इन 80 सीटों में से? मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। मैं फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं 94 की तरफ, 94। देखो, 94 में क्या कह रहा है 94 में? उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में ओबरा थर्मल पावर प्लांट है? तो ये तो सोनभद्र में है। सुल्तानपुर, मिर्जापुर, चंदौली, ठीक है, सी पार्ट। जो राज्य के प्रमुख कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है। आपसे ये कह रहा है कि ओबरा जो है वो कोयला के आधार पर है, यानी कोयला से चलता है, ठीक। और ये कहाँ पर है? तो आपने बता दिया सोनभद्र में है। 95 में आ जाओ। 95 क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस हालांकि टफ श्रेणी में आते हैं, चूंकि ईयर्स को याद पता नहीं है, लोकेशन सब याद करते हैं। रजा लाइब्रेरी अगर आपसे पूछ दिया जाता रामपुर में है, सभी लोग कर लेते। अब लेकिन इतने छोटे छोटे लाइब्रेरीज और उनके ईयर्स याद रख पाना बड़ी मुश्किल है, मशक्कत भरा काम है। लेकिन फिर भी इस तरह के क्वेश्चंस आम तौर पर छूट जाते हैं, है ना? आपके 20 क्वेश्चंस आए हैं, इस तरह के अगर डाल दिए गए क्वेश्चंस, तो फिर क्वेश्चंस मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं, या फिर अगर आपको इनमें से एक या दो भी याद हैं, तो फिर आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाओगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखो, सरस्वती भवन पुस्तकालय, अगर इस तरह का सवाल आता कि सरस्वती भवन पुस्तकालय कहाँ है, संभावना होती कि 70-80% बच्चे कर लेते। लेकिन अब यहाँ पर ईयर पूछ दिया है तो और भी संभावना कम हो जाती है करने की। सरस्वती भवन पुस्तकालय, यहाँ पर आओ जरा। सरस्वती भवन पुस्तकालय, सरस्वती भवन पुस्तकालय। ये जो सरस्वती भवन पुस्तकालय है, अगर हम आपसे पूछें ये कहाँ पर है, इसका मुझे स्थान बताओ, तो आप बताओगे ये वाराणसी में है। जब हम लोग ये क्लासेस करेंगे उत्तर प्रदेश में संस्थानों के बारे में जब पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान, तो वहाँ पर हम एक-एक पॉइंट को आपसे डिस्कस करेंगे। कब बना है, कब इसकी नींव डाली गई थी, सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है। आजकल देख ही रहे हो आप, ट्रेंड कैसा हो गया है ना? पहले इतने टफ भी नहीं आते थे। जब से एजेंसी बदली है तब से पता नहीं कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन बना रहा है। तो सारा का सारा मैटर बहुत गंभीरता से पढ़ना है। तो स्थान वाराणसी में है। मुझे बताओ इसकी सबसे पहले आधारशिला ये कब रखी गई थी? आप बताओगे 1907 में। उत्तर प्रदेश में आधारशिला रखी गई वाराणसी में। और ये बनकर कब तैयार हुआ? बनकर कब तैयार हुआ? तो आप बताओगे 1914 में बनकर तैयार हुआ। और एक बात समझो, ये जब बन के तैयार हुआ था ना, जब ये आधारशिला रखी गई थी, तो 1907 ऐसे ही नहीं ईयर चुना गया था। दरअसल यहाँ पर वेल्स के राजकुमार आए थे। वेल्स के राजकुमार, आपको पता होगा ब्रिटेन की हमारे यहाँ हुकूमत चल रही थी। तो वेल्स के राजकुमार और राजकुमारी ये आए थे। और जब ये आए तो इन्हीं के आगमन पर सरस्वती भवन पुस्तकालय की नींव डाली गई थी। ठीक। नेक्स्ट देखो, हम बात कर लेते हैं आपसे रजा लाइब्रेरी की। रजा लाइब्रेरी, और ये कहाँ पर है? रामपुर में है। हालांकि लोकेशन अगर पूछता तो मैक्सिमम लोग इसको कर पाते। रामपुर में है। मुझे बताओ, बनी कब ये? 1774 में बनी थी। और किसके समय में बनी थी? एक नवाब थे उस समय। इनका नाम था नवाब फैज उल्ला खां। उल्ला खान, इन्हीं के समय में बनी थी। आज ईयर पूछा गया है, कल को हो सकता है इनका नाम पूछ लिया जाए, तो तैयार रहें। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला जो आपको दिया गया था वो दिया गया था भारत भारती भवन, ओ सॉरी, भारत भारती पुस्तकालय। एक मिनट को चेक कर लूं। भारती भवन पुस्तकालय, उल्टा लिख दिया मैंने, है ना? ठीक कर लो इसको जरा। भारती भारती भवन पुस्तकालय। ये जो भारती भवन पुस्तकालय है, दरअसल ये पुस्तकालय बना था 1889, 1889 में। और कहाँ पर है भारतीय भवन पुस्तकालय? आप बताओगे
इलाहाबाद। इलाहाबाद बोले तो प्रयागराज आजकल कहा जाता है। और इसकी नींव डाली किसने थी? किसने इसकी स्थापना करी थी? ये थे मदन मोहन मालवीय साहब थे। और इसके बाद बालकृष्ण भट्ट थे। बालकृष्ण भट्ट, इन्होंने इसकी नींव डाली थी 1889 में, याद रखो। वहां पर है ये पुस्तकालय। आप बताओगे प्रयागराज में। ठीक है। अच्छा, एक मैं यहीं पर और लिख देता हूँ, एक आपसे पूछा गया था। इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी ये 1864 में स्थापित हुई थी, 1864। तो इसका हो जाएगा पहला। सरस्वती पुस्तकालय का हो जाएगा 1907 में नींव डाली गई थी। 1907 तो ऑप्शन है नहीं, 1914 सही हो जाएगा, बनकर तैयार हुआ था। रजा लाइब्रेरी ये 1774 होगा इसका आंसर। और नाम पूछे किसके समय में बनी थी, तो आप बताओगे उल्ला खान के। और भारतीय भवन पुस्तकालय ये 1859। ठीक। मदन मोहन मालवीय और बालकृष्ण भट्ट इसके पीछे खड़े हैं। खैर, ये सारे के सारे संस्थान हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 96, 96 कह रहा है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेंट माई सिटी अभियान को शुरू किया है, अभियान का आयोजन किया? तो ये होगा अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी या फिर गोरखपुर। आंसर होगा प्रयागराज। देखो, यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ चित्रकलाओं के नाम, पूछे जाते हैं आपसे, याद रखोगे। सबसे पहले मैंने लिखा पेंट माई सिटी। तो जैसे ही मैंने पेंट माई सिटी लिखा, तो आपको इसका उत्तर बताओ ये कहाँ पर शुरू किया गया था। और दूसरा मैं लिखता हूँ पिचवई चित्रकला। पिचवई चित्रकला ये कहाँ पर चर्चित है? और ये उत्तर प्रदेश में ही है। और उत्तर प्रदेश में आपने चौक पूरन नाम सुना है? चौक पूरना। कभी कभी आपके घरों में अगर धार्मिक अनुष्ठान होते होंगे तो देखा होगा, घर की जो महिलाएं होती हैं वो चौक पूरती हैं। चौक पूरने का मतलब है कि धरती पर कोई आकृति बनाती हैं, चाहे वो आटे से बनाए या फिर रंगोली बनाती हैं, जैसे कलर से बनाती हैं, है ना। और उसमें जैसे होली आ रही है तो रंग, अरबी, इनका सबका इस्तेमाल किया जाता है चौक पूरने के लिए। यहाँ से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश से ये सब संबंधित है। पेंट माई सिटी, आप बताओगे ये कहाँ से संबंधित है? प्रयागराज से। प्रयागराज से। और पिछवाई चित्रकला ये मथुरा से संबंधित है। और मथुरा में कहते हैं कि इस चित्रकला का जो विकास किया गया था वो एक मंदिर में किया गया था, जिसका नाम है श्रीनाथ मंदिर। लेकिन आजकल ये जो पिछवाई चित्रकला है ये राजस्थान में ये पलायन कर गई है। क्यों? क्योंकि उस समय, किस समय, मुगल काल की मैं बात कर रहा हूँ, औरंगजेब के समय। औरंगजेब के समय मथुरा में आक्रमण किया गया था। और इस चित्रकला के जो चित्रकार थे, फिर वो डर के मथुरा से भाग गए थे, राजस्थान की तरफ पलायन कर गए थे। वहां पर उनको प्रश्रय दिया गया। तो पिछवाई चित्रकला अब राजस्थान में ज्यादा विकसित है। और वहां पर इसके कई सारे मंदिर मिलेंगे। यहाँ पर आओ, चौपूर्णा, इसका उपनाम पूछा जा सकता है आपसे। आप बताओगे सोनारपना, भी इसे कहा जाता है, सोनारपना। तीनों याद रखो, पिछवाई चित्रकला, मथुरा श्रीनाथ मंदिर, पेंटमाई सिटी प्रयागराज, और चौपूर्णा को क्या कहा जाता है? सोनारपना। वापस आओ, क्वेश्चन नंबर 96 का सही उत्तर हो जाएगा प्रयागराज। आगे बढ़ो, 97, 97 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, भरना है खाली स्थान में। कह रहा है नृत्य रूप में एक महिला नर्तक नृत्य करते समय अपने सिर पर रोशन दीपकों के स्तंभ को संतुलित करती है। ये ब्रज में होता है और इसे कहते हैं चरकुला। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 98, 98 में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण एवं मोबिलिटी नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली एक मुफ्त प्रोत्साहन राशि प्रति वाहन कारखाना एक्स फैक्ट्री लागत का ये कितने प्रतिशत है? ये 15%, जो अधिकतम 5,000 रुपए तक वो क्रय सब्सिडी है। 15/5, ये सही हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि मिशन शक्ति के बारे में निम्न कथनों पर विचार करो। यह महिला सशक्तिकरण के लिए एक पहल है, हाँ ठीक है। इसमें सुरक्षा, संरक्षा और आत्मरक्षा प्रशिक्षण उद्यमिता विकास पर 10 दिवसीय संयुक्त कार्यक्रम शामिल किया गया है। ये गलत है, 10 दिवसीय नहीं है, 6 दिवसीय। ये गलत हो जाएगा। कह रहा है कि, एक मिनट, यहाँ पर कितने कथन सही है, सही पूछ रहा है आपसे, है ना। ये गलत हो जाएगा।
यह 2024 में प्रारंभ किया गया था, ये भी गलत है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है। हालाँकि ये कई सारे विभागों के द्वारा संचालित है। यहाँ पर हम इसको सही कह सकते हैं। देखो, जब भी कभी प्रशिक्षण की बात आएगी ना, तो वहाँ फिर एमएसएमई काम करता है। तो ये जो पहल है, ये कई सारे मंत्रालयों का या हम कहें कई सारे विभागों की एक संयुक्त पहल है, जिसमें से जो नोडल है, जो काम दिया गया है, मुख्य कार्य वो महिला बाल विकास को दिया गया है। तो ये भी सही हो जाएगा। और इसमें 60 दिवसीय स्वरोजगार कौशल उन्मुख प्रशिक्षण शामिल है। हाँ, ये भी सही है। तो ये 3 कथन आपके सही हो जाएँगे। हालाँकि ये योजना मैंने आपको वीपीओ का अगर आपने बैच जॉइन किया होगा, वहाँ पढ़ाया है। लेकिन ये जो तथ्य दिए हैं, ये नए तथ्य दिए हैं। जैसे ये तथ्य आपको मैंने नहीं बताया है ना? ये जो दिवसीय कार्यक्रम है 6 दिवसीय ये भी मैंने आपको नहीं बताया है। चलो इसको हम लोग जो भी मैंने आपको योजनाएँ करवाई हैं, जो आपका यूपीजीके और कंप्यूटर का बैच चल रहा है, वो जैसे ही कंप्लीट होगा, ये सारी की सारी योजनाएँ हम एक बार फिर से रिवाइज़ करेंगे। ठीक है? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आओ, मैं इसमें 2 तथ्य लिख देता हूँ, ये तथ्य आप याद रखना। मिशन शक्ति, मिशन शक्ति, ये जो मिशन शक्ति है, इसमें एक तो आप प्रशिक्षण याद रखोगे, 60 दिवसीय यानी कि 2 महीने का, 60 दिवसीय स्वरोजगार कौशल प्रशिक्षण, ये दिया जाने का लक्ष्य किया गया है और इसके अलावा 6 दिवसीय कार्यक्रम 6 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा जिसमें सुरक्षा, आत्मरक्षा, प्रशिक्षण, उद्यमिता इनके सब के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 कथन सही हो जाएँगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अनुसार महाभारत सर्किट के अंतर्गत आने वाले स्थानों वाले विकल्प की पहचान करो। तो महाभारत सर्किट इसमें कौन-कौन से स्थान आए हैं? महाभारत सर्किट में आए हैं बरसाना, नंदगांव, गोकुल ये नहीं गलत है। इसमें मथुरा, गोंडा, प्रयागराज और कौशाम्बी को शामिल किया गया है। यही वाला सही हो जाएगा आपका बी पार्ट। ठीक? अब कुल मिला के आपको यहाँ से करंट भी फोकस करके चलना है और जो भी चीज़ें हैं स्टैटिक जीके में, उन स्टैटिक जीके को और गंभीरता से पढ़ना है। बस ये दोनों चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी है। ठीक है? और साथ ही साथ यूपी जीके जैसे मान लीजिए आप वीपीओ की तैयारी कर रहे हो, तो वीपीओ में 20 अंक तो योजनाओं के ही आने हैं। इसके अलावा जो ये 20 अंकों का यूपी स्पेशल है, वहाँ भी योजनाएँ दे रहा है। यहाँ पर देखो 2 योजनाएँ पूछी गई थी इसमें, ठीक? तो खैर, इन योजनाओं को हम लोग रिवाइज़ करेंगे अभी। अभी आपके पास समय है, तो समय रहते इनको रिवाइज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना? चलिए आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।